कि जब करंट फ्लो करता है तो कुछ क्वांटिटीज होती है, जैसे जैसे ये वायर है ना, ये कंडक्टर है, इसमें से अगर कोई करंट फ्लो करेगा तो उसमें कुछ क्वांटिटीज होती है ना। सबने रेजिस्टेंस का नाम सुना है? रेजिस्टेंस सबने सुना है? यस सर। ठीक है। तो वो रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, वो चीजें हमें देखनी है। ठीक है। तो कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं रेजिस्टेंस आता कहाँ से है, देखो उसको ऑब्जर्व करना है हमें। तो एक काम करेंगे, हम इसमें से करंट फ्लो करवाएंगे। ठीक है। तो करंट फ्लो का मतलब सबको समझ आ गया होगा कि करंट फ्लो का मतलब क्या होता है, कि मैं इसके अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करूंगा। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव कांस्टेंट वोल्टेज लगा दी, तो यहाँ पे क्या होगी, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। सबको पता है जब मैं एक पोटेंशियल लगाता हूँ कहीं पे भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। जैसे मान लो दो पॉइंट्स है, यहाँ पे इस पॉइंट और इस पॉइंट में पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका ज्यादा पोटेंशियल है, इसका कम है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होती है, ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ होती है। सबको पता है ये चीज, ये बात सबको पता है, ये मैंने बताई भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड यस सर। हमेशा ही ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, ये सबको एक्सप्रेशन पता भी है इसका। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ में, ये नेगेटिव साइन इसी को शो करता है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, सबको पता लग रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जो इस बैटरी ने जनरेट की है। पॉजिटिव से नेगेटिव, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। तो एक चीज तुम्हें समझ में आ रही होगी कि अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करूंगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी ने जनरेट किया है, तो इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने कल भी बताया था, जब तुम इस तरह से वोल्टेज देते हो तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स अलाइन हो जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट की है इसने, वोल्टेज ने, वो क्या करती है, जब से इलेक्ट्रॉन है, तुम्हें पता है अगर मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक इलेक्ट्रॉन रख दूंगा तो उस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इसकी डायरेक्शन में क्या, अपोजिट में। नेगेटिव चार्ज रख दूं, एक में पॉजिटिव चार्ज रख दूं, कहाँ कहाँ लगेगा फोर्स बताओ, इसमें फोर्स कहाँ लगेगा, इस वाले केस में फोर्स कहाँ लगेगा, इसमें कहाँ लगेगा। सर नेगेटिव में अलोंग द फील्ड और पॉजिटिव में अपोजिट। नहीं 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 नहीं, पॉजिटिव में अलोंग द फील्ड, नेगेटिव में अपोजिट टू द फील्ड। यस। यस। ठीक है। तो यहाँ पे जो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। तो सभी इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, अलाइन हो रहे हैं। ये बात सबको समझ में आएगी, इसका कारण क्यों अलाइन हो रहे हैं, क्यों इस डायरेक्शन के अंदर मूव यस कर रहे सर। हैं सारे। तो अब इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये सबको सबको पता है ये चीज। ठीक है। कि पॉजिटिव, अब जब नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा तो एक प्रकार से पॉजिटिव चार्जेस, इस पॉजिटिव चार्ज का रिलेटिव मोशन है वो राइट हैंड डायरेक्शन। पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर रहा। कोई तुम्हें अगर बोले कि करंट इज द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, वो गलत है बिल्कुल। ठीक है। क्या बोलोगे, करंट क्या है, नेगेटिव चार्ज का अपोजिट जो डायरेक्शन को ले रहे हैं ना, वो करंट का फ्लो है। ठीक है। तो एक वो रिलेटिव मोशन बोलते हैं उसको। तो अगर इलेक्ट्रॉन सारे इस डायरेक्शन में है तो करंट की डायरेक्शन कन्वेंशनली हम ये चूज कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर मैं कुछ क्वांटिटीज निकालता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले क्वांटिटी डिफाइन करता हूँ, करंट डेंसिटी। ठीक है। किसी ने नाम सुना है, जो कुछ कुछ क्वांटिटीज है जो हम डिस्कस करेंगे, कुछ क्वांटिटीज है डिस्कस करेंगे। सबसे पहले करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, किसी ने इसके बारे में सुना है, करंट डेंसिटी के बारे में? हम्म। इसको हम जे से डिनोट करते यस हैं, सर। जे से डिनोट करते हैं, और एक वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है। करंट क्या चीज है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जो करंट है वो एक स्केलर क्वांटिटी, आई से डिनोट करते हैं, कोई वेक्टर नहीं लगाते, वो एक स्केलर क्वांटिटी है। हाँ? लेकिन जो जे है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, उसको डिनोट हम इस तरीके से करते हैं कि करंट इज इक्वल टू करंट डेंसिटी डॉट डी ए वैक्टर। डी ए की जगह एरिया वेक्टर कर दो, ज्यादा बेटर है, इससे डिनोट करो। ठीक है। ए यहाँ पे क्या है, कोई बताएगा, एरिया वेक्टर। और जे क्या है यहाँ पे, करंट डेंसिटी जो मैंने बताई दिया। और आई क्या है यहाँ पे, करंट है। ठीक है, इस तरह से डिनोट करते हैं।
अब एक चीज आपको तुम्हें समझ में आ रही होगी, तुमने फ्लक्स निकाला था, फ्लक्स याद करो, फ्लक्स निकाला है ना सबने? फ्लक्स का फॉर्मूला क्या था? यस सर। ई डॉट ए, ये था। यस सर। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी थी, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का जब डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो स्केलर आता है। यहाँ पे भी सेम है, दो वेक्टर क्वांटिटीज है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो एक स्केलर क्वांटिटी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता था, एक ये आई जो जो यहाँ पे फ्लक्स दिखा रहा है, हमें एक फ्लो को दिखाता है। फ्लक्स हमेशा एक फ्लो को दिखाता है। देखो, जैसे नंबर ऑफ जो ये फील्ड लाइन से कितनी पास हो रही है, इसमें से क्वांटिटीज कितनी है फील्ड लाइंस की, वो दिखाता है, फ्लो को दिखाता है फ्लक्स। तो देखते थे हम, जैसे एरिया वेक्टर है, वो जो ई है वो इनके बीच में कितना एंगल बना रहा है, तो फिर हम बोल देते थे ये ई ए कोस थीटा। सबको पता है ये चीज, अगर ई कांस्टेंट है तो। सिमिलरली यहाँ पे यस सर। होगा, यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा होगा, जैसे कोई क्रॉस सेक्शन एरिया ए है ना, तो उसका अगर ये एरिया वेक्टर है बिल्कुल परपेंडिकुलर उसके, और उसमें से अगर जे ऐसे करंट डेंसिटी पास हो रही है जे, ठीक है, जे वेक्टर है क्योंकि, और इनके बीच में एंगल थीटा है, तो इसमें से टोटल जो करंट पास होगा इस क्रॉस सेक्शन से वो कितना होगा, आई इज इक्वल टू जे ए कोस थीटा। ये सबको समझ में आया? ये यस सबको सर। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो अगर ये यस दोनों, सर। अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है, जे और ए, तो क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल टू जे ए हो जाएगा। सबको पता है ना? आई इज इक्वल टू जे ए हो जाएगा, क्योंकि कोस जीरो हो जाएगा। यस सर। अच्छा, और यहाँ पे हम करंट डेंसिटी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, करंट पर यूनिट एरिया। किस केस में करंट पर यूनिट एरिया डिफाइन कर सकते हैं? जब एरिया वेक्टर और करंट डेंसिटी दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हो, तब हम बोल सकते हैं कि J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, अदरवाइज नहीं बोल सकते। यहाँ पे अदरवाइज क्या बोलना पड़ेगा, J इज इक्वल टू आई बाई ए कॉस थीटा। ठीक है, तो ये उस केस में ही बोलना जब J और A सेम डायरेक्शन में हो, तो जब बोल सकते हो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया व्हेन J एंड A आर ऑन द सेम डायरेक्शन। तो उस टाइम करंट डेंसिटी को इस तरह से डिफाइन करते हैं। क्या सबको समझ में आया? जैसे ई और ए का जो न्यूमेरिकल सोल्व होते हैं, वैसे ही जे और ए इसका आई का सोल्व होगा। सबको समझ में आया ना? फ्लक्स वाले जैसे न्यूमेरिकल यस होते सर। हैं वैसे ही ऐसा होगा, इसमें भी ऐसा ही होगा, डिटो सेम है। बस यहाँ पे जे और ए है, ई की जगह जे है यहाँ पे, बस फ्लक्स की जगह करंट है। सबको समझ में आया ये? तो हमारे वाला केस कौन सा यस है, सर। हमारे वाला केस कौन सा है बताओ? तो हम ये पढ़ रहे हैं, ये कौन सा है? सोचो, ये वाला केस है, ये वाला। क्यों है? क्योंकि तुमने भाई सेंटर से, अब देखो इसको, तुमने यहाँ पे ये टिप क्या सेंटर में है, ये भी सेंटर में है, ठीक है ना? तो तुम क्या कर रहे हो, इसको पैरेलली अलाइन करा रहे हो। एरिया जो वेक्टर है, क्योंकि ये जो सरफेस है ये इसका एरिया वेक्टर, और जो जे का जो डायरेक्शन है वो सेम होगा, इसीलिए एक आई होगा वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर होगा। ठीक है, आई का जो फ्लो होगा वो इससे डिसाइड होगा, आई इज इक्वल टू जे इन टू। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये वाला केस कंसिडर कर रहे हैं। इन जनरल दूसरा केस भी हो सकता है, जे की वैल्यू चेंज कर दो। ठीक है, तो वैसा केस भी हो सकता है। तो ये करंट डेंसिटी सबको समझ में आया? कोई ऐसा जिसको समझ नहीं आया? ऐसा कोई है? नो सर। ठीक। इसके बाद में एक टर्म आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, फिर से बना देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसी को पता क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट वेलोसिटी का जब हम एवरेज लेंगे तो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट डिफरेंट, वेलोसिटी का जब हम एवरेज लेंगे हम्म, तो एवरेज वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हाँ होगी। ये सही है, लेकिन किस टाइम, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस लगा हो। ठीक है, जब हमारा वी बैटरी लगा होगा ना, तब उस टाइम बोल सकते हो ये ऐसे ड्रिफ्ट है। अदरवाइज तो देखो, अगर तुम बैटरी नहीं लगाओगे तो मैंने कल बताया था तुम्हें, रैंडम मोशन होगा, और रैंडम मोशन होगा तो जो नेट करंट होगा वो जीरो होगा, और उस टाइम में ड्रिफ्ट कैसे डिफाइन करोगे, एवरेज ड्रिफ्ट जीरो होगा। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, तो यहाँ पे देखो, जो अगर तुम बैटरी को लगा दोगे यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ये देखो, अब क्या सारे इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? नहीं,
ये अलग अलग मूव कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं अलग अलग से, कोई रीजन बताएगा? जैसे इसकी वेलोसिटी v1 है, इसकी वेलोसिटी v2 है, इसकी v3 है, ये अलग अलग है सबकी, क्यों है ऐसा? कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? देखो ये क्या था, मेटल था ना, मेटल था। मेटल में क्या होता है, पॉजिटिव कोर्स होते हैं, पता हो सबको ना, पॉजिटिव मूव कर कोर्स रही होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो भाई हो सकता है इसके साथ कोलिजन्स करें, है ना, कोर के साथ कोलिजन करें, या हो सकता है ये आपस में कोलाइड करने लग जाए। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और टेम्परेचर भी एक फैक्टर है, ठीक है, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है वोल्टेज के कारण ही मूव कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी तो इफेक्ट कर रहा है। मैंने बताया था जब वोल्टेज को हटा दोगे फिर भी ये मूव करेंगे रैंडमली, तो वो भी एक रैंडम मोशन भी है इनके अंदर थोड़ा बहुत, है ना, वो दिख नहीं रहा पर है उसमें। हाँ, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि वोल्टेज बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर इफेक्ट को कैंसिल कर रहा है, अदरवाइज है उसमें भी थोड़ा बहुत। तो वो सारे इफेक्ट मिलके क्या करेंगे, इसकी सबकी वेलोसिटीज को अलग अलग कर देंगे ना, क्योंकि कोई अलग तरीके से इससे कोलाइड कर रहा है, कोई अलग पोजीशन से कोलाइड कर रहा है, तो अलग अलग पोजीशंस पे कोलिजन होगा और वेलोसिटी इनकी अलग अलग हो जाएगी सब इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो इनकी जो कैसे करेंगे, इन सब की जो एवरेज लेंगे, हर वेलोसिटी का कुछ एवरेज लेंगे, ठीक है, तो उस एवरेज को क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको नोट कर लो, सेकंड पॉइंट जो सेकंड था हमारे जो टर्म्स पढ़ रहे हैं हम, क्वांटिटीज, उसमें है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एक सेकंड, द एवरेज वेलोसिटी with which the electrons move opposite to applied field, है ना। अप्लाइड फील्ड कौन सी है, सबको पता होगा ये वाली। इस अप्लाइड फील्ड के अपोजिट जो मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनकी जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे, ठीक है। सबको ये समझ में आया? तो इनकी सबकी एवरेज निकाल लोगे और उसको वी डी यस से सर। उसको वी डी से डिनोट करते हैं ना, वी डी। और ये वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो सबको ही पता है भाई, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये वेक्टर क्वांटिटी है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, हाँ, तो इनकी एक एवरेज वेलोसिटी है, इनकी एक एवरेज वेलोसिटी है लेफ्ट हैंड साइड में, वी डी, है ना। तो वो एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक टर्म और डिफाइन होता है, रिलैक्सेशन टाइम। इसको टाउ से डिनोट करते हैं ना, टी से नहीं करते, टाउ, टाउ से डिनोट करते हैं। क्या होता है रिलैक्सेशन टाइम, कोई बता सकता है तुम में से? थर्ड पॉइंट है हमारा रिलैक्सेशन टाइम, कोई बता सकता है रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? एक कोलिजन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा? एक कोलिजन कैसे काउंट कर सकते हो, है ना, बस वही, ये भी एवरेज होता है, जैसे ये एवरेज वेलोसिटी होती है ना, ये भी एक एवरेज ये टाइम भी एवरेज टाइम? है ना। हाँ, द एवरेज टाइम बिटवीन सक्सेसिव, सक्सेसिव बोल सकते हो या सब्सिक्वेंट बोल सकते हो, कोलिजन्स बिटवीन क्या, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। लेकिन इसको बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स की जगह हम क्या बोल देते हैं, चार्ज कैरियर्स बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं, कोई जरूरी नहीं है भाई इलेक्ट्रॉन्स ही मोशन करवाते हैं करंट का, बहुत सारे मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें बिना इलेक्ट्रॉन्स के भी होता है करंट फ्लो, ठीक है। आयंस, जैसे आयंस वगैरह होते हैं, पानी, जैसे पानी में नमक, नमक का सॉल्यूशन होता है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन, वहाँ पे आयंस भी होते हैं, वहाँ पे भी करंट तो फ्लो करता है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वहाँ आयंस भी होते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे जैसे तुम एवरेज वेलोसिटी फॉर विच इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन के ब्रैकेट में चार्ज कैरियर्स कर देना, तो चार्ज कैरियर कुछ भी हो सकता है, मतलब जैसे कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स होता है, जैसे पानी का जो पानी होता है उसमें नमक का सॉल्यूशन होगा, वो उसमें आयंस होंगे ना, तो अलग अलग सॉल्यूशंस में अलग अलग होता है। तो
द एवरेज टाइम बिटवीन सब्सिक्वेंट कोलिजन्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, तो जैसे अब होता किस तरह से, देखो जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन है ना, और ये इलेक्ट्रॉन है ना। अब क्या करेंगे, ये एक दूसरे से कोलाइड भी कर सकते हैं भाई। जैसे मान लो इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके यहाँ, इस इलेक्ट्रॉन का काम क्या था, इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेके इस पोजीशन तक आना था, यही तो बात है। हर इलेक्ट्रॉन का काम क्या है भाई, इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आएगा तो करंट फ्लो करवा देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं। तो इस पोजीशन से लेके इस पोजीशन तक आने में उसको टी टाइम लगता है, मान लो कैपिटल टी टाइम, है ना। लेकिन हम आइडियली बोल रहे हैं टी टाइम लग रहा है, लेकिन क्या हो रहा है रियल में, क्या हो रहा है, वो कोलाइड करके जा रहा है, कभी किधर कोलाइड करेगा, कभी खुद किधर करेगा, है ना, ऐसे करेगा, है ना। ये आपस में बीच में जो आयंस होंगे उनसे भी कोलाइड करेगा पॉजिटिव चार्ज कोर्स से। तो क्या हो रहा है, वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं पहुंच रहा, उसको इतना टाइम नहीं लग रहा यहाँ से लेके यहाँ तक का। वो क्या कर रहा है, डिफरेंट कोलिजन्स कर रहा है। और कोलिजन्स में उसका क्या हो रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ कोलाइड किया, यहाँ से यहाँ कोलाइड किया, यहाँ से यहाँ कोलाइड किया, है ना। तो उसको सक्सेसफुल कोलिजन्स में कितना टाइम लग रहा है, उसको टाउ से डिनोट करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 कोलिजन करता है और एक का टाउ टाइम है, तो उसको यहाँ से यहाँ कितना टाइम लगेगा, 10 टाउ लगेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है वो कि कितने कोलिजन्स कर रहा है वो, तो हर कोलिजन में कितना टाइम ले रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर किसी का रिलैक्सेशन टाइम कम है, किसी इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कम है, इसका मतलब वो फास्ट मूव कर रहा है या स्लो मूव कर रहा है, तो बताएगा। फास्ट मूव कर रहे फास्ट मूव कर रहा है। और कोई, और कोई, वो क्लोज है सर, आप मतलब ये दूर दूर है, पार्ट है। सर, मतलब कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा कोलिजन करेगा तो फास्ट मूव ही करेगा। चलो मैं सबकी बातें सुनता हूँ, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं। और कोई, यशिका ने हैंड रेज किया, कोई कुछ बोलना है, बताओ आंसर बताओ सब। फास्ट के साथ कौन कौन जाएगा, कि अगर टाओ, मैंने क्या बोला है, टाओ ज्यादा है किसी का। देखें, चेक करके देखें। देखो, जैसे होता क्या है यहाँ पे, नॉर्मली मेटल्स है या कुछ भी है, तो उसमें होता क्या है, जैसे इस तरह से क्या है, पॉजिटिव चार्ज कोर्स है, और वो सारे क्या है, इस तरह से ज्योमेट्री के लिए लाइन है, क्योंकि भाई मेटल्स में ज्योमेट्री के लिए लाइन होता है, सबको पता होना चाहिए। इससे ज्योमेट्री, अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है, वो फ्री है भाई, वो कैसे भी मूव कर सकते हैं, बस ये जो आउटर शेल है इसको छोड़ के चले गए, वो इस तरह से मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ गया पहले तो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा नहीं, मतलब इसको, ये कोर होता है काफी बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन के साइज से, है ना। तब जैसे मान लो ये कोर इतना बड़ा है, अगर इलेक्ट्रॉन मान लो या तो सीधा निकल गया, यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा निकल गया, कोई कोलाइड नहीं किया, तो इसको टाइम कितना लगा एवरेज, मान लो इसको एवरेज टाइम मतलब T1 लगा। ठीक है, और अदरवाइज इलेक्ट्रॉन क्या किया, ऐसे जा रहा था और इससे कोलाइड किया, फिर यहाँ से निकला, फिर ऐसे कोलाइड, मतलब आगे जाके यहाँ पे कोलाइड किसी से करेगा। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है, जो ये जो इसको जो टाइम लग रहा है रिलैक्सेशन का, ये कम लग रहा है। समझ में आया सबको। यस। है ना, तो किसी का अगर रिलैक्सेशन टाइम कम है, तो इसका मतलब वो कोलिजन ज्यादा कर रहा है। नहीं आया समझ में। यस सर, यस सर। ठीक है ना, तो इसका मतलब अगर किसी का टाउ कम है, टाउ कम है, तो रिलैक्स क्या कर रहा है, कोलिजन्स ज्यादा कर रहा है, और जब वो कोलिजन्स ज्यादा करेगा तो मुश्किल से पहुंचेगा, और जो मुश्किल से पहुंचेगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। सबको पता है ना, रेजिस्टेंस क्या होता है। यस सर। रेजिस्टेंस क्या होता है, कि जब तुम, जैसे तुम्हारा करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मटेरियल है, जो भी तुम्हारा, जो भी मटेरियल उसके अंदर तुम लगाए हो, है ना, बल्ब है या ऐसे कोई अप्लायंस है, तो मटेरियल्स क्या करेगा, उस मटेरियल्स के कारण क्या होगा, उस मटेरियल, हर मटेरियल के अंदर अलग अलग इस तरह से सी सिस्टम होता है आयंस का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेंगे हर हर मटेरियल के अंदर। कुछ मटेरियल्स में तो बहुत जल्दी निकल जाएंगे, और कुछ मटेरियल्स में क्या करेंगे, बहुत सारे कोलिजन्स करके निकलेंगे, और जिन मटेरियल्स में बहुत सारे कोलिजन्स करेंगे वहाँ हीट जनरेट होगी, और वो रेजिस्टेंस बनाएंगे भाई। अब जो बहुत ज़्यादा कोलिजन कर रहे हैं, एक प्रकार से वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, करंट को अच्छे से फ्लो नहीं करना कराने दे रहे हैं, है ना। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो जिसका टाउ कम होगा, है ना,
ये सबको समझ में आ रहा है ना? जिसका टाउ कम होगा, है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? यस सर। है ना, इंपॉर्टेंट चीज है ये। जिसका टाउ कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। और अभी इसको देखो, इसका टाउ तो इनसे ज्यादा है। देखो इसका टाइम, सबकी वेलोसिटी सेम है, एवरेज वेलोसिटी मैंने मानी है वो सेम है, तो ये चीज तो नोटिस कर रहे हो ना। इसकी वेलोसिटी सेम है। जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ये यहाँ तक ले गया, सेम टाइम लगा, लेकिन ये पहले कोलाइड कर गया। इतनी देर में ये क्या करेगा, पहुंच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पहुंच जाएगा। इसको ज्यादा टाइम लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में, इसको यहाँ तक कोलाइड करने में कम टाइम लग रहा है ना। तो इसको एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इसका कम है, और इसका टाइम कम है, इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है। बहुत ज्यादा कोलिजन करेगा यहाँ तक पहुंचने में, फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने में। ठीक है, तो रेजिस्टेंस, तो जो रिलैक्सेशन टाइम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के, है ना। आगे देखेंगे भी ये चीज अपन, है ना। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, इसके बाद देखते हैं फोर्थ, स्मॉल एन डिनोट करते हैं उसको, स्मॉल एन बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। ये लिख लेना पूरा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, इसको स्मॉल एन से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल एन से डिनोट कर रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम, या वी से लिख दो या वॉल्यूम लिख दो, इसे बोलते हैं। ये क्वांटिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं कर सकते भाई। कितना बड़ा कंडक्टर होगा, तुम बैठ के उसमें इलेक्ट्रॉन थोड़ी काउंट करोगे। अगर तुम उस मटेरियल की प्रॉपर्टी पता है, स्मॉल एन पता है, ठीक है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है स्मॉल एन, और तुम छोटे से, बिल्कुल छोटे से मटेरियल के, बिल्कुल छोटा क्रॉस सेक्शन होगा और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लोगे अगर, ठीक है, किसी मेथड से, तो तुम क्या कर सकते हो, पूरे मटेरियल का बता सकते हो। ठीक है, ये बीच में बंद होगा थोड़ी देर के लिए, मेरे को लग रहा है 10 मिनट बाद बंद होगा, तो इस बार फिर से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी बता रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं, टोटल के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इतने बड़े जो ये सिलेंडर बनाया है ना, इसमें सिलेंडर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बता सकते हैं। तो कैपिटल एन कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू वॉल्यूम। सबको समझ में आया? ये कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और वी क्या है, वॉल्यूम, ये जो नीचे वाला वॉल्यूम है। तो तुम इसको और क्या क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एन को कोई बताएगा? वॉल्यूम को क्या लिख सकते हो, अगर मैं इसका लेंथ एल दे दूं, है ना, एल एल एक्स दे दूं या एल दे दूं, मर्जी, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए दे दूं, तो कितना आएगा बताओ वॉल्यूम? एल। ए इंटू एल। ए इंटू एल। ठीक है, तो इसके बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा, स्मॉल एन इंटू ए इंटू एल। क्या है, सबको समझ में आया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, यस यहाँ सर। से एक क्वांटिटी और डिफाइन करता हूँ, फिफ्थ, है ना, ये फोर्थ है, फिफ्थ। अच्छा, फिफ्थ यहाँ पे नीचे डिफाइन कर देता हूँ। फिफ्थ क्या है, फिफ्थ है टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अब इसमें टोटल चार्ज कितना है, उसको क्यू से डिनोट करता हूँ। इस टोटल में चार्ज कितना है, टोटल चार्ज इस टोटल क्रॉस सेक्शन में। अब वो चार्ज किसके कारण है, सबको समझ में आ रहा है? किस, कौन से चार्ज की बात कर रहा हूँ मैं? ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज की, वैसे तो न्यूट्रल है ये, वैसे न्यूट्रल है ये भाई, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतनी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन टोटल चार्ज ही सिर्फ मैं इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। वो कितना है, कोई बताएगा? टोटल चार्ज कितना है सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, कितना होगा? कैसे निकालोगे, क्यू इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देख लो कितने हैं, उसको एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, स्मॉल ई, है ना, नेगेटिव साइन। 1.6 और 10 की पावर माइनस। हाँ, वो मल्टीप्लाई करोगे, मतलब स्मॉल ई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, कोई बताएगा? एन तो मैंने निकाला था अभी, है ना, एन ए एल ई। सबको समझ में आया? ये सबको याद कर लेना, क्यू इज इक्वल टू एन ए एल ई, ये याद होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो टोटल चार्ज, है ना, ड्यू टू, ये चार्ज कौन सा है, चार्ज कैरियर है जो मूव कर रहे हैं, है ना, मूविंग चार्ज, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण है वो। तो एन क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल क्या है, लेंथ, और लेंथ ऑफ कंडक्टर, और ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ क्या सबको समझ में आया ये? मैं क्या तुम्हें एक सिलेंडर दूंगा, उसके डायमेंशंस दूंगा, स्मॉल एन की वैल्यू दूंगा, तो तुम चार्ज निकाल लोगे उसमें कितना चार्ज है, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बता दोगे ना।
तो ये तुम्हें पता यस होना सर। चाहिए। ठीक है, अच्छा तो इतनी चीज नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये मीटिंग थोड़ी देर में बंद होगी तो तुम फिर से ज्वाइन कर लेना उसी लिंक से, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो हमारा क्यू आ गया, तो हमारा क्यू क्या आया, NaLe। सबको समझ में आया ये? तो टोटल चार्ज कैरियर बोलते हैं, टोटल चार्ज बोल दो चाहे, कोई बात नहीं, है ना? कितने टर्म्स हो गए थे अपने, 5 हुए थे 6 हुए थे? 5 मान लो या 6, कितने हुए थे, 6 हुए हैं 5 हुए हैं? देखना, डेंसिटी हो गया, वेलोसिटी हो गया, रिलैक्सेशन टाइम हो गया, चार्ज हो गया, है ना? 5 हो गए, छठा है ये, ठीक है। अब नोट करो टोटल करंट। अब बता सकता है कोई टोटल करंट कितना होगा, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा होगा? देखो मेरे को कुछ करंट का अंदाजा ही नहीं था, लेकिन मैंने करंट बता दिया, उसमें से कितना हो सकता है, ये बताएगा कोई? आई की डायरेक्शन तो ये थी ना, तो बता सकता है? मेरे को पता लगी, इसकी वी पता लगी, VD, ठीक है। और मेरे को इसके अंदर टोटल चार्ज पता लग गया, Q इज इक्वल टू NaLe से। तो टोटल करंट कितना हो सकता है? या चार्ज तुम्हें दे रखा है, करंट नहीं निकाल सकते? नहीं निकाल सकते भाई, पर यूनिट टाइम इसमें से कितना टाउ से करंट फ्लो कर डिवाइड रहा है? हो तो कितना हो जाएगा, Na। टाउ से क्यों कर रहे हो डिवाइड, टाउ से क्यों डिवाइड कर रहे हो, है ना? इससे देखो n कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, ठीक है। टाइम के रिस्पेक्ट में अपने को चेंज निकालना है, तो टाइम के साथ क्या हो रहा है, ये मूव कर रहा है सारे टाइम के साथ में। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये कौन सी एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस मान लो इसको, जैसे है ना, ये डिस्टेंस कोऑर्डिनेट है। तो इस डिस्टेंस के साथ मूवमेंट हो रहा है, ये डिस्टेंस चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, थोड़ी देर में यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो ना, तो इतने इसने dt टाइम के अंदर, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इसने dt टाइम के अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक मूव कर लिया, ठीक है। तो कितना मूव कर लिया, ये लेंथ L है तो dl मूव कर लिया एक प्रकार से ये, ठीक है। तो मतलब लेंथ चेंज हो रही है टाइम के साथ में, है ना, डिस्टेंस कवर जो अलग कर रहा है। तो इसके अंदर n कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है, एरिया नहीं बदल रहा, है ना, E कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया मैंने, तो L चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये सबको समझ में आया? NaV, ये सेम ही है, तो NaLe, NaE चेंज नहीं हो रहा, लेंथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dq/dt कितना आएगा, NaE बाहर आ जाएगा, dl/dt, और dl/dt जब लेंथ चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको क्या बोल सकते हो, वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ, क्योंकि अभी विद रिस्पेक्ट टू टाइम कितना डिस्टेंस चेंज कर रहा है, वो वेलोसिटी बता रही है हमें इलेक्ट्रॉन की। तो ये कितना आएगा, NaEVD। ये सबको समझ में आया फॉर्मूला? तो आई का फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, NaLe, और इसी से डिराइव हो जाता है NaEVD, इसी से डिराइव हो रहा है। ये तीन कांस्टेंट बाहर ले लो, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दो, तो VD आ जाएगा। क्या सबको समझ में आया ये चीज? VD क्या है यहाँ पे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, या नंबर ऑफ कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज बोलते हैं जिसको। क्या सबको समझ में आया? हेलो, यस सर। सबको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो नोट कर लो ये सब। इसके बाद छोटा सा टॉपिक लिख लो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशन। मतलब VD, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेशनशिप। क्या हो सकता है बताओ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन हो सकता है, कोई बताएगा? तो सोच सकते हैं इस चीज को, देखो यहाँ पे देखना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज है,
एक्चुअली में इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन है उसकी एवरेज वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है ना। तो तुम मेरे को एक बात बताओ, अगर इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी वीडी है और इसने एवरेज कोलिजन टाइम डी टाउ है इसका, है ना, टाउ कोलिजन टाइम है इसका, दो मतलब चार्जेस के बीच में इसका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टाउ है इसका, ठीक है। तो और इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, तो बताएगा इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मास कितना होता है इसका? 9.1 इंटू -31 kg। एम से डिनोट कर देता हूँ इसको, और तुम्हें पता होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg, है ना, नियरली इक्वल टू। और इसका चार्ज कितना होता है ये भी पता है, ई के बराबर होता है, ठीक है, नेगेटिव के साथ में। अच्छा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास खुद के पास मास है ना, इलेक्ट्रॉन के पास मास है भाई, इलेक्ट्रॉन के पास मास है ना, यस सर। और इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है, फोर्स कैसे यस लग रहा सर। है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पे बताएगा कितना लग रहा है, ई, ये कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, क्या ये लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज, यस सर। क्या सबको समझ में आया? और अगर तुम देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो मैंने बताया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज पर रखोगे तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो मैं इसको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं डिफाइन कर दूं ये वाली, तो नेगेटिव साइन लगा दूं, तो ये मेरे को बता देगा फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट उल्टा लगेगा जब भी नेगेटिव साइन। क्या ये सबको समझ में आया? इतना फोर्स लगेगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सबको समझ में आया फोर्स कितना लग रहा है, ये बात सबको समझ में आई कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट हैंड डायरेक्शन के अंदर है तो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लेफ्ट हैंड साइड लगेगा, ये तो सबको समझ में आया ना, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रिक सर। फील्ड इनटू चार्ज, ठीक है, ये सबको समझ में आया, ठीक है। अच्छा, तो फोर्स लगा और एक फोर्स और लगेगा इलेक्ट्रॉन के ऊपर, आज मैं इसको ये तो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या होता है, तुमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा है कि अगर मैं कोई जैसे ब्लॉक है, ये ब्लॉक, इस ब्लॉक पे मैंने फोर्स लगाया है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, अगर ये मास m का है तो मास m का क्या करेगा, एक्सीलरेट करेगा, तुम्हें सबको पता है एक्सीलरेट करेगा एक से। तो तुम यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हो F इज इक्वल टू एम, ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब क्या होता है, ये क्या होता है, कॉज होता है ना, और ये क्या होता है, इफेक्ट होता है, सबको पता है। फोर्स क्या होता है, यस हमेशा ये सर। कॉज होता है, और एक्सीलरेशन है वो एक इफेक्ट होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन वो एक इफेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह से समझोगे इसको। तो इसमें जो कॉज है वो कॉज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो फोर्स लगा है ना, ये कॉज है, ये कॉज है। लेकिन इफेक्ट किस में आएगा, एक्सीलरेशन में, जो हम पे एक्सीलरेशन की टर्म आ गई वो एक कॉज इफेक्ट है, तो इफेक्ट वाली टर्म लिखो, दिस कॉज इज इक्वल टू इफेक्ट करवाना है हमें, ठीक है। तो इफेक्ट वाली टर्म लिखो, जब भाई तुम्हारा कॉज क्या है, फोर्स तुमने इस डायरेक्शन में लगा दिया, ये हमें पता लगा कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो एक्सीलरेट भी तो इसी डायरेक्शन में करेगा ये इलेक्ट्रॉन, और जब एक्सीलरेट कर रहा है वीडी वेलोसिटी से, है ना, तुम्हें सबको पता लग रहा होगा वीडी वेलोसिटी से एक्सीलरेट कर रहा है ना, तो इस पे लेफ्ट हैंड साइड में फोर्स कितना लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। भाई इसका अगर मास एम ई है तो ये देखो ना, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका अगर एम ई मास है तो इस फोर्स, अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड लगा रहे हो तो कोस भी लेफ्ट हैंड साइड होगा, कितना होगा, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सीलरेशन। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अच्छा, वेक्टर लगाओगे वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव साइड में। अच्छा, यहाँ पे अब एक्सीलरेट कितना कर रहा है ये, कोई बताएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड एक्सीलरेट कितना कर रहा है, एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम ही होता है क्या? यस हेलो, सर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन एवरेज टाइम होता है, तो इसका मतलब इसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी है, इसकी एवरेज वेलोसिटी तुम्हें पता है वीडी है, और इसका एवरेज टाइम कितना लग रहा है, टाउ, तो ये एक्सप्रेशन आ गई ना, एम ई वी डी अपॉन टाउ, सबको समझ आया ये, सबको समझ में आया ये, है ना। और ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है और ये भी लेफ्ट हैंड साइड लग रहा है, दोनों को इक्वेट करवा दो, दोनों को इक्वेट, क्योंकि कॉज इज इक्वल टू इफेक्ट, दोनों को इक्वेट कराओगे क्या इक्वेशन बनेगी,
क्या इक्वेशन बनेगी, वी डी इज इक्वल टू माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम इंटू टाउ। इस रिलेशन से तुम्हें पता भी लग रहा है, क्या लग रहा है, नेगेटिव साइन क्यों आया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और वी डी दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर। सबको समझ में आया, इलेक्ट्रिक यस सर। फील्ड वी डी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन। क्या वी डी और ई का रिलेशनशिप सबको समझ में आया, किसी को डाउट है? नो सर। ठीक है, ओके। इसके बाद में अगर तुम्हें वी डी और ई का रिलेशन सबको समझ में आ गया, तो इसके बाद एक छोटी सी चीज देते हैं, मोबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये सारे एक्सप्रेशंस अपने खत्म हो गए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता लग गया, रिलैक्सेशन टाइम पता लग गया। ठीक है, फिर उसके बाद में हमने क्या निकाला, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल लिया, रिलैक्सेशन टाइम निकाल लिया हमने। इसके बाद में हमने करंट डेंसिटी उससे पहले देख ही लिया था। ठीक है, इसके बाद वीडी और ई का रिलेशनशिप भी पता लग गया तुम्हें। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है सारी सारी। अब हम एक ऐसी टर्म पढ़ेंगे जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, ओम्स लॉ को डिराइव करेंगे। ठीक है, जो ओम्स लॉ सबने पढ़ा है ना, क्या होता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, तो बताएगा ओम्स लॉ क्या होता है? अरे ये सबने पढ़ा है ना, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यस सर। ठीक है, इस चीज को भी देखेंगे। ठीक है, ये कैसे होता है, तो ओम्स लॉ डिराइव करेंगे, क्योंकि ओम्स लॉ सीधा हम तो क्या 10th क्लास में सीधा ही पढ़ लेते हैं, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो कैसे आता है वो चीजें हमें देखनी है। तो उसके लिए एक छोटी सी टर्म है, मोबिलिटी क्या होती है, मोबिलिटी सब लिख लो, मोबिलिटी क्या होती है। नाम से कुछ पता लग रहा है, मोबिलिटी, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल का मतलब क्या होता है, मोबाइल, MOBILE क्या होता है, मूवेबल। मूवेबल है ना, जो चीज मूव करती है। तो मोबिलिटी क्या है, मूविंग प्रॉपर्टी है कि भाई कौन कितना फास्ट मूव कर रहा है ना। जैसे एक एक है मतलब, दो मतलब पर्सन रेस कर रहे हैं। ठीक है, रेस कर लगा रहे हैं। ठीक है, और दोनों का वेट अलग अलग है, वजन अलग अलग है, और दोनों मतलब भाग रहे हैं दोनों। ठीक है, और दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को मैंने सेम फोर्स दिया। ठीक है, दोनों को सेम फोर्स दिया, कौन जल्दी पहुंचेगा, दोनों को सेम, जिसका वेट कम हो। जिसका वेट कम होगा, है ना, क्योंकि जिसका वेट कम होगा वो ज्यादा तेज एक्सीलरेट करेगा। भाई जैसे दो बॉल मान लो यार, पर्सन ना मानो, छोटी दो, एक छोटी बॉल मान लो, एक बड़ी बॉल मान लो, दोनों को ग्राउंड से मैंने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया और दोनों पे सेम फोर्स लगाया। इसका मार्क्स कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, कैपिटल एम इज ग्रेटर देन। ठीक है, तो ये क्या करेगी, अब ये दोनों फोर्स लगाया तो इसका ये कोज है, रिफेक्ट क्या होगा, एक्सीलरेट करेगा। इसका एक्सीलरेशन क्या होगा, F बाई कैपिटल एम, और इसका एक्सीलरेशन कितना होगा, F बाई स्मॉल एम। किसका एक्सीलरेशन ज्यादा होगा, इसका, क्योंकि इसका मास कम है, इसका मास कम, एक्सीलरेशन ज्यादा, सेम फोर्स में, तो ज्यादा जल्दी एक्सीलरेट करेगा और ज्यादा जल्दी पहुंचेगा, तो इसकी मोबिलिटी ज्यादा है ना। तो मोबिलिटी अपने को क्या बता रही है, किसी की प्रॉपर्टी बता रही है कि ये कितना जल्दी मूव कर सकता है। ठीक है, तो मैं तुम्हें जस्ट, अब जैसे ये है तो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का मास काफी कम होता है, तुम्हें पता होगा इस बात का। तो अगर तुम इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की बात करो, तो किसका मास कम होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ना, कितने कितना टाइम्स कम होता है, तुम चेक भी कर सकते हो, एक 10⁻27 है, एक 10⁻31 है ना, 1000 टाइम्स के आसपास, यस। 1000 से ज्यादा। ठीक है, तो यस सर। इतना इतना उनमें अंतर है, तो किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की। इसीलिए इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं कर पाते। पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं, अगर तुम बहुत मतलब अगर हायर स्टडी में जाके देखोगे ना, तो वहाँ पे देखोगे तुम पॉजिटिव चार्ज भी मूव करते हैं, पर वो इतना कम मूव करते हैं, पर उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, पर उनका मोशन होता है पॉजिटिव चार्जेस का भी। ठीक है, तो ये भी सिर्फ मोबिलिटी की बात है, किसकी ज्यादा मोबिलिटी है, तो इलेक्ट्रॉन्स के पास मोबिलिटी है, सबको पता लगा, इलेक्ट्रॉन्स के पास मोबिलिटी ज्यादा है यस सर। पॉजिटिव चार्जेस। तो तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी। भाई सिंपल सी बात है, किसी की मोबिलिटी ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, एवरेज वेलोसिटी ज्यादा है। अभी जैसे मैंने एग्जांपल बताया, ठीक है, उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। तो मोबिलिटी कैसे डिफाइन होती है, वेलोसिटी से डिफाइन होती है ना, मोबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, तो
तो जो मोबिलिटी डिफाइन होती है ना वो वेलोसिटी से होती है, और मोबिलिटी किस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट क्यों बोला है मैंने, ये भी बात सबको समझ में आनी चाहिए। क्यों कि भाई अगर मेरे यहाँ पे अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन है और एक मेरे पास में टू इलेक्ट्रॉन्स का एक ग्रुप है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है टू, इसका ज्यादा मास होगा डेफिनेटली बात है, तो ये ज्यादा स्पीड से मूव करेगा देन कंपेयर इससे, है ना। और किस चीज पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में। तो कौन कितना जल्दी मूव कर रहा है, ठीक है, कौन कितना स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो उसके मास पे डिपेंड कर रहा है ना। तो कौन कितना स्पीड से मूव कर रहा है, जो वेलोसिटी है इसकी ज्यादा है, तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों देखें भाई, तुम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो फिर क्या होगा, दोनों फास्ट मूव करेंगे, दोनों में तो वेलोसिटी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन जरूर करते हैं मोबिलिटी में, है ना, कि कौन कितना जल्दी मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी तुम्हें क्या करेगा, तेजी से मूव करा देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा दोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, सबको पता है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे फोर्स बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफाइन करते हैं मोबिलिटी को, और मोबिलिटी को म्यू से, इस तरह से म्यू, म्यू साइन है, इस म्यू से डिनोट करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर तो इस साइड भी दोनों स्केलर रहने चाहिए, है ना। तो ये स्केलर है क्योंकि जो वेलोसिटी है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड देना है हमें, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड देना है यहाँ पे, और इसका भी मैग्नीट्यूड देना है। सबको समझ में आया, इसको फिर अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो वीडी अपॉन ई। क्या सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। और अभी मैंने पीछे एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था, अभी इसकी क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक रिलेशन निकाली थी, याद करो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू, अभी लिखा होगा किसी ने, ये था एम एम लिख लो चाहे एम ई लिख लो, एम ई इकट्ठा है यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग नहीं है। अभी अभी लिखी थी ना इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी की रिलेशन। यस अगर आप सर। दोनों साइड मोड़ लोगे भाई तो ये नेगेटिव साइन चला जाएगा यहाँ से, ऐसा हो जाएगा। या फिर इसको नॉर्मली अगर मतलब मैग्नीट्यूड में लिखना है तो वी डी इज इक्वल टू ई, इस तरह से लिख सकते हो नॉर्मली, अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखना चाह रहे हो, ठीक है। तो इसको यूज कर लो तुम, इसको तुम यूज करोगे तो वी डी अपॉन ई, तो ई को डिवाइड करोगे यहाँ पे तो कितना आएगा म्यू, कितना आएगा बताओ, वी डी अपॉन ई कितना होगा, ई टाउ बाई एम, एम ई, ये ई मल्टीप्लाई में नहीं है, ई इसका इलेक्ट्रॉन का मास है। क्या ये सबको समझ में आया? मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम, यस सर। ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन से कोई मेरे को बता सकता है, अब सबको पता है रिलैक्सेशन टाइम की डेफिनेशन सबको पता है, कोलिजन्स की टर्म में, कोलिजन्स की टर्म में डेफिनेशन सबको पता है, याद करो। मैंने बताया था कि दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लग रहा है, दो एग्जांपल लिए थे, जैसे मान लो ये कंडक्टर है, एक एक तो क्या कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है, और एक क्या कर रहा है, यहाँ पे कोलाइड करके फिर मूव कर रहा है ना। दो एग्जांपल लिए थे। तो इसका रिलैक्सेशन टाइम किसका कम है, इसका नीचे वाले का, इसका टाउ कम है ना, नीचे वाले का टाउ टू कम है, और इसका टाउ वन है, मान लो टाउ वन ज्यादा है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम जिसका कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, ध्यान से देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जिसका टाउ कम होगा उसकी मोबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आई बात? तो इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स में से किसकी मोबिलिटी ज्यादा होगी, फर्स्ट वन की, ऊपर वाले की, जो कोलिजन नहीं करेगा। सबको समझ में आई ये चीज? और यही डेफिनेशन है, देखो यस वहाँ पे, सर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन कितनी फास्टली मूव कर रहा है, तो जिसमें कोलिजन्स कम होंगे उसका टाउ ज्यादा होगा, और जिसका टाउ ज्यादा होगा उसका म्यू ज्यादा होगा। लिख देता हूँ बात, ये जिसमें कोलिजन्स ज्यादा होंगे उसमें टाउ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी टाउ कम हो जाएगा। जिसमें कोलिजन्स ज्यादा होंगे उसमें टाउ कम हो जाएगा, और जिसमें टाउ कम हो जाएगा उसकी मोबिलिटी भी कम हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आई? उल्टा भी सोच सकते हो, जिसमें यस कोलिजन्स सर। कम होंगे टाउ ज़्यादा हो जाएगा, और जब टाउ ज़्यादा हो जाएगा तो म्यू भी ज़्यादा हो जाएगा, अच्छे से मोबिलिटी होगी, अच्छे से मूव करेगा, है ना। तो मोबिलिटी एक फेवरेबल क्वांटिटी है ना। हमेशा ही हमें ध्यान रखना है कि हम मोबिलिटी को बढ़ाएं। और तुम्हें अब समझ में आ रहा होगा कि मोबिलिटी रेजिस्टेंस के तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। यहाँ तक सबको समझ में आया, ई टाउ बाई एम।
मोबिलिटी इज इक्वल टू ई टाउ बाई एम। हेलो, यस सर। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। ओके, चलो मैं कुछ क्वेश्चंस लेता हूँ, क्वेश्चंस ट्राई करो। ये सारे एक्सप्रेशंस पता होने चाहिए जितने हैं ना। 3-4 एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। एक क्यू का एक्सप्रेशन, एक आई का एक्सप्रेशन, एक वीडी और ई का रिलेशन, एक वही मोबिलिटी। ठीक है, ये 4 एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है, तो ये चारों एक्सप्रेशन पता होने चाहिए। ओके सर। दो प्रॉब्लम लिख रहा हूँ, दोनों अभी अभी करो सारे सॉल्व। ठीक है, कंडक्टर दे रखा है, क्रॉस सेक्शन एरिया दे रखा है 10⁻⁻⁴मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 1.2 एम्पियर, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम दे रखा है, मतलब स्मॉल एन दे रखा है। ठीक है, एन कैपिटल एन डिवाइड बाई वी, वो दे रखा है 5 × 10⁻28। तो यूनिट क्या होगी? नंबर्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर्स की कोई यूनिट नहीं होती, इसका आएगा पर मीटर क्यूब। ठीक है, डिवाइड बाई में मीटर क्यूब बनता है, ये 28 है। और बस इतनी चीज़ है, फाइंड वीडी। वीडी कितना होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब कितना होगा। सेकंड प्रॉब्लम ये है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें दे रखी है 10⁻⁻2 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो फाइंड म्यू, है ना, ड्रिफ्ट वेलो, सॉरी, मोबिलिटी फॉर अबव केस। इस केस के लिए बताना है मोबिलिटी क्या होगी। ये दोनों निकाला, वीडी निकालो, फिर निकालो, सारे निकालो।
हुआ किसी का? VD की वैल्यू कितनी आ रही है? सर ये आ रही है। और म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? म्यू को तो डिवाइड कर लोगे ना सिंपल। म्यू की वैल्यू कैसे लिखोगे? वी अपॉन ई। VD की वैल्यू जो ये है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 और ई से डिवाइड कर देना। -2 +2 हो जाएगा, -4 आएगा। क्या दोनों सबके यही आ रहे हैं? यस सर। हाँ, क्या दोनों मैच हो रहे हैं सबके? सारे चले कहाँ गए बच्चे? ये क्लास है क्या? यस सर मैच हो रहे हैं। क्या? नहीं, बच्चे कहाँ चले गए? क्लास है तुम्हारी कोई? नो सर। चलो कोई बात। मैच हो रहे हैं। म्यू की यूनिट क्या होती है? यूनिट भी ध्यान रख लेना। म्यू की वैल्यू तुम यूनिट निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की तुम्हें पता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की पता है ना यूनिट? भाई VD की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है? मैंने लिख रखी है यहाँ पे, न्यूटन पर कूलम। तो लिख लो इसको, कितना हो जाएगा ये? न्यूटन नीचे ही रहेगा, सेकंड ऊपर आएगा, कूलम ऊपर चला जाएगा। तो मीटर कूलम डिवाइडेड बाय में न्यूटन सेकंड, ये यूनिट आएगी। चलो। अच्छा, इसके बाद में लास्ट टॉपिक है आज का। क्या हो सकता है? तुम गैस करो टॉपिक क्या होगा। डेरिवेशन ऑफ गो वो ओम्स लॉ, है ना? ओम्स लॉ डेरिवेशन। 10th में पढ़ा है ओम्स लॉ डेरिवेशन? नहीं पढ़ा हुआ ना? नो सर डेरिवेशन नहीं किया सर, डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं रिजल्ट होता किया। तो यहाँ पे अपन को क्या पता लगा? आई इज इक्वल टू, याद करो मैंने सारे फॉर्मूले लिखाए हुए तुम्हें। NaVdE, यही था आई का फॉर्मूला, यही था करंट का फॉर्मूला। भाई इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन के अंदर है तो करंट इस डायरेक्शन में, सॉरी करंट की डायरेक्शन यही है ना? बस इलेक्ट्रॉन का मोशन इस डायरेक्शन में है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है और ये L लेंथ। ठीक है, तो करंट का फॉर्मूला मैंने यही लिखवाया था, याद करो सारे। स्टार्टिंग में चार्ज लिखवाया था, वो चार्ज को डेरिवेट किया था तो NaVdE आया था। हेलो? यस सर। ठीक है, तो इसका तुम करंट डेंसिटी निकाल सकते हो। J कितना आएगा? J करंट डेंसिटी, J इज इक्वल टू, इसको एरिया से यस डिवाइड सर। कर दो। करंट पर यूनिट एरिया, मैंने बोला था इसको, अगर तुम अगर सेम डायरेक्शन में है तो करंट अपॉन एरिया भी कर सकते हो। करंट पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू J। तो पर यूनिट एरिया करोगे तो एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा, तो क्या टर्म आएगा? N आएगा, VD आएगा और E आएगा। क्या ये सबको समझ में आया? यस सर। है ना? तो करंट डेंसिटी भी पता लग गया। करंट डेंसिटी, ये करंट, है ना? तो J इज इक्वल टू NVDE, ये आ गया। अब मेरे को ये बताओ, VD का फॉर्मूला तुम्हें सबको बताया मैंने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी जो हमने निकाला था, यस सर। ये था जो भी हमने निकाला था, स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम, ये सबको पता यस सर। है ना? मोबिलिटी का नहीं बोल रहा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो सेकंड में, तो क्या बनेगा? ये J इज इक्वल टू क्या बनेगा? N स्मॉल ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाई एम, है ना? M क्या है यहाँ पे? M ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बना। यस सर। समझ में आया सबको? तो यही क्या है? यही ओम्स लॉ है। अब कैसे है चेक करना है एक बार। J, और ये देखो N कांस्टेंट होता है तुम्हारा, N गिवन होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मटेरियल पे डिपेंड करता है। E फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। और जो M है तुम्हारा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी फिक्स है 9.1 इंटू 10⁻31। और जो टाउ है यहाँ पे, टाउ, वो डिपेंड करता है, वो भी मटेरियल पे एक प्रकार से डिपेंड करता है। मटेरियल्स की प्रॉपर्टी है टाउ, कि भाई कौन कौन से मटेरियल में कितना कितना टाउ है, ठीक है, वो गिवन होता है। तो ये सारी क्वांटिटीज को अगर मैं सिग्मा से डिफाइन करूँ, सिग्मा एक कांस्टेंट है सिग्मा, तो यहाँ पे जो बन के आ रहा है J इज इक्वल टू सिग्मा, ये आ रहा है, ठीक है। फोर्थ, यहाँ पे जो सिग्मा है तुम्हें पता लग रहा है, ये कांस्टेंट है NE² टाउ बाई एम। अच्छा, इस सिग्मा को क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये ध्यान रखना, कंडक्टिविटी।
ठीक है, और मैं बाद में डिस्कस करूंगा क्यों बोलते हैं। J इज इक्वल टू सिग्मा ई एक ओम्स लॉ है, लेकिन ये ओम्स लॉ कैसा है, मैक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ। ओम्स लॉ भी दो होते हैं, कभी सुना है ना, मैक्रोस्कोपिक माइक्रोस्कोपिक, दो ओम्स लॉ होते हैं। सुना तो है सर। ओम ओम जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दो दिए थे लॉज, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए, एक माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज के लिए। मैक्रोस्कोपिक क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने लेंथ भी बोल रहे हैं, यहाँ पे लेंथ भी है, एक एरिया भी है। ठीक है, तो लेंथ दे दिया, एरिया दे दिया, कुछ करंट दे दिया, तो है, तो हमें यहाँ पे मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटीज दे रखी है, क्रॉस सेक्शन एरिया, लेंथ। ठीक है ना, तो कुछ हमें हमें खुद को दिखाई दे रहा है कि भाई इतना एरिया है, इतना लेंथ है, तो ये सब मैक्रोस्कोपिक वर्ड है। इसमें जो हमारे पास लो निकल के है ना, J इज इक्वल टू सिग्मा, ये सिंपल सा डेरिवेशन है बिल्कुल, मतलब ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, सॉरी। तो जो एक्सप्रेशन काफी सिंपल है, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, यही क्या है, ओम्स लॉ है, मैक्रोस्कोपिक लॉ, है ना। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, माइक्रोस्कोपिक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ सबको समझ में आया, J इज इक्वल टू सिग्मा ई काफी इंपॉर्टेंट है। सिग्मा इज इक्वल टू कंडक्टिविटी, और सिग्मा की वैल्यू तुम्हें पता लगी, एन ई स्क्वायर टाउ बाई है ना। तो अगर तुम्हें मैक्रोस्कोपिक ओम्स लॉ समझ में आ गया, तो तुम्हारा माइक्रोस्कोपिक में निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, कैसे निकल सकता है, सोच के देखो। J इज इक्वल टू सिग्मा ई, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, कोई सोच सकता है इससे माइक्रोस्कोपिक कैसे निकल सकता है। अरे माइक्रोस्कोपिक में क्या क्या था, याद करो, V इज इक्वल टू आई आर, यही तो था। हेलो, यस सर। यही था ना, V इज इक्वल टू आई आर माइक्रोस्कोपिक में। तो इस मैक्रोस्कोपिक से हमें माइक्रोस्कोपिक की तरफ जाना है, मैक्रोस्कोपिक टू माइक्रोस्कोपिक। कैसे जा सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है अपने को, तो कैसे कर सकते हैं, सोच के देखना। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ जाएगा वहां से, रेजिस्टेंस क्या होता है वो भी समझ में आएगा। तो E है, E को मैं क्या लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस D, ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू दिस वोल्टेज डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। क्या सबको समझ में आया, E इज इक्वल टू V इंटू डी, पोटेंशियल इनटू इन दोनों के बीच के, सॉरी, पोटेंशियल पर यूनिट डी आएगा। क्यों, ये कैसे आता है, समझ में आया सबको। डेल्टा V इज इक्वल टू ई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन होता है, तो यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस तो V है, E है, और डी आर है, तुम इंटीग्रेट करोगे तो ये लेंथ आएगी, डी आर को इंटीग्रेट करोगे लाइन को, तो E इंटू डी एल आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस इन दोनों के बीच की, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस L गिवन है, तो ये कितना आएगा, E इज इक्वल टू V अपॉन डी आर, L लेंथ दे रखे तो V अपॉन L। क्या है, सबको समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट ये लेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिख सकते हो, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, लिख दिया। J तो सबको पता ही है क्या है, करंट पर यूनिट एरिया, भाई J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया है ना। यस सर। और सिग्मा मेरे को पता है, सिग्मा क्या है, ये है, यही है ना। यस सर। और सिग्मा को सिग्मा रहने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, V इज इक्वल टू, यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये V दिख गया और ये तुम्हें I दिख गया, V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से कैलकुलेट करो, V इज इक्वल टू कितना आएगा, L मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिग्मा डिवाइड में आ जाएगा, और एरिया नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे I आ जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन सिग्मा कितना होता है, कंडक्टिविटी का उल्टा जस्ट क्या होता है, कोई बताएगा भाई, कंडक्टिविटी का जस्ट उल्टा क्या होता है। कंडक्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टिविटी होता है, सबको पता है क्या, तो रेजिस्टिविटी बोलते हैं। भाई कोई चीज की कंडक्टिविटी है तो उसकी रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो 1 अपॉन कर दो उसको, रेजिस्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, तो 1 अपॉन कंडक्टिविटी को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी लिख सकते हो। तो V इज इक्वल टू रो, इसको रो से डिनोट करते हैं, ऊपर चला जाएगा, रो हो जाएगा, रो L अपॉन A इंटू आई। तो V इज इक्वल टू आई, और ये रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, याद है किसी को, रो L अपॉन A, 10th क्लास में पढ़ा है रेजिस्टेंस का यस फॉर्मूला। सर। ठीक है, तो V इज इक्वल टू आई आर, क्या प्रूव हो गया।
ये कौन सा लॉ है? माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक लॉ कैसे निकालते हैं, समझ में आ गया सबको? अब इसको माइक्रोस्कोपिक क्यों बोलते हैं, कोई बताएगा? लार्ज स्केल पे हो सकता है। नहीं, स्मॉल स्केल में, ये स्मॉल स्केल में हो रहा स्मॉल है। स्केल। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई तुम यहाँ पे तुम देखोगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तुम्हें वैल्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, गिवन होगी। वोल्टेज और जो करंट है ये स्मॉल स्केल की क्वांटिटीज है, बिल्कुल माइनर स्केल की क्वांटिटीज है, ठीक है? बड़े लार्ज स्केल पे नहीं देखा। करंट क्या है, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल स्टेप में मूव कर रहा है ना? तो वो वहाँ पे करंट है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तुम्हें करंट पर यूनिट एरिया है यहाँ पे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है? और जो तुम्हारी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे यहाँ से लेके यहाँ तक का है, एक मैक्रोस्कोपिक क्वांटिटी है। और यहाँ पे तुम किसको देखोगे? करंट पर यूनिट एरिया को देखोगे। यहाँ पे एरिया और इंट्रोड्यूस हो रहा है ना? तो यहाँ पे कोई एरिया का मतलब ही नहीं है, अगर तुम्हें यार पता है तो, ठीक है? तो ये सब मैक्रोस्कोपिक चीजें हैं, एरिया कैलकुलेट करना, लेंथ, है ना? और यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक है, ठीक है? तो तुम्हें मैक्रोस्कोपिक से माइक्रोस्कोपिक लॉ समझ में आया कैसे है? मैक्रोस्कोपिक लॉ क्या है, माइक्रोस्कोपिक लॉ क्या है? यस सर। ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई एंड वी इज इक्वल टू आई आर, है ना? और क्या पता लगा? सिग्मा इज इक्वल टू एन स्क्वायर बाई टाउ बाई एन। और यहाँ से तो एक चीज और निकल जाएगी, सिग्मा पता लग गया तो रो पता लग गया। भाई अगर तुम्हें सिग्मा पता है, एन स्क्वायर टाउ बाई एन है, तो रो की वैल्यू क्या होगी? जस्ट उल्टी होती है ना, रो रेजिस्टिविटी, है ना? अगर तुम्हें सिग्मा पता लग गया तो रो तो पता लग ही गया ना, जस्ट वन अपॉन इसका कर दो, कितना आएगा? एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। क्या है, चारों फॉर्मूले, मतलब ये दोनों तो इंटरकनेक्टेड ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दो फॉर्मूले याद करना, जे इज इक्वल टू सिग्मा ई, वी इज इक्वल टू आई आर, एंड रेजिस्टेंस तुम्हें पता ही है, रो एल अपॉन ए होता है। क्या सबको समझ में आया ओम्स लॉ?